अभी तक हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात किए थे। जैसा कि आपको पता होगा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम लोग को आयरलैंड से मतलब इसको एडॉप्ट किए हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग आर्टिकल 42 तक के बारे में बात किए हुए हैं। ठीक, आज हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 43 के बारे में। ठीक, अब देखिए तो आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 कहता है, ठीक ना, लिविंग वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। मजदूरी का मतलब हो गया कि कोई भी आदमी जो काम करता है, ठीक ना, वो काम जो करता है उसके बदले उसको जो रेम्यूनरेशंस मिलते हैं वो, ठीक ना, उसी को वेजेज कहते हैं। ठीक ना, तो लिविंग वेजेज किसके लिए? फॉर वर्कर्स। याद रखिएगा, ट्रेड यूनियंस वगैरह जो बना हुआ होता है, क्यों? इसी कारण से बना हुआ होता है ताकि जो लेबर होते हैं, ठीक ना, चूंकि देखिए वो एक आप उसको मान सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ठीक ना। तो ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं? जो ऑर्गेनाइज रखता है लोगों को, ठीक, और उसके बिहाफ पर, ठीक ना, वर्कर्स के बिहाफ पर वो क्या करता है? ये मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करता है, उसकी जो ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतों को वहाँ पे रखता है और उससे पूरा करवाता है। ठीक ना, तो देखिए सरकार के लिए सिस्टम है कि इस तरह का प्रोविज़न किया जाए ताकि उसको बेहतर मजदूरी मिले। जितना वो काम करे काम के हिसाब से उसको मजदूरी मिलना चाहिए, उसको वेजेज मिलना चाहिए। उसके बाद उसका कंडीशन वहाँ पे इस तरह का होना चाहिए ताकि एक बेहतर इन्वायरमेंट मिल सके जहाँ पर वो खुद को एक मतलब काम करने का एक ऐसा जगह जहाँ उसको इंजॉय भी करे, है ना, उसको वहाँ मज़ा भी आए। ठीक ना, किसी तरह का ये नहीं लगे कि एकदम हार्ड एंड फास्ट वाला सिस्टम, बेगार की तरह या मतलब गुलाम की तरह वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा इसमें है कि उसका लाइफ, ठीक ना, लाइफ का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, उसको एम्प्लॉयमेंट का सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी भी उसको होनी चाहिए। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है, ठीक ना, तो कोई भी तरह का इंडस्ट्रीज है, ठीक ना, उसमें मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए? वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब उसकी सहभागिता किसमें? इन मैनेजमेंट। किसमें? मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में उसका वर्कर्स का क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करे। क्या करे? उसको प्रमोट करे। अब देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है कि ये जो होता है कि लोगों के समूह, लोगों के द्वारा बहुत सारे लोग आपस में मिलकर एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो क्या करें? लोगों को किसी स्पेसिफिक, जैसे कि आप लोग जीविका का नाम सुने होंगे, है ना, ये एक तरह का क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वयं सहायता समूह भी बोलते हैं। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे कि इसका एक और हम आपको एग्जांपल बताते हैं, जो सुधा डेयरी वगैरह आप देखते होंगे गांव वगैरह में लेकर जाते हैं ना, एक गांव में अलग अलग सेंटर होता है, वहाँ से तो ये भी एक तरह का क्या होता है, जो किसान होता है, जो फार्मर होते हैं, वो क्या होता है, उस डेयरी का एक मेंबर होता है। ठीक, वो अपना कंट्रीब्यूशन दूध के रूप में देता है, उसके बदले उसको पेमेंट मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसे होते हैं जिसको आप मान लीजिए आपस में ग्रुप बना करके कुछ, जैसे आप मान लीजिए उसके लिए रजिस्ट्रेशन फिर आपको कराना पड़ता है, अगर थोड़ा सा बड़े लेवल पर आप कराना चाहते या आप रजिस्ट्रेशन कराना है तो सिक्योर सिस्टम से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि लोग आपस में जुड़ते हैं, अपना कुछ फंड के रूप में उसको इकट्ठा करते हैं और उसमें से जो भी मेंबर है, मेंबर में किसी को जरूरत है तो उसको हेल्प करते हैं। ठीक, उसके बदले एक नॉमिनल इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया है, नॉमिनल इंटरेस्ट, और जिससे क्या होता है कि उसको किसी तरह का वजन भी नहीं पड़े, ठीक ना, और आसानी से आपस में ही वो काम पूरा हो सके।
ठीक। तो इस तरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में भी क्या करना है, प्रमोट करना है। किसको? स्टेट को प्रमोट करना है। यह आपका आर्टिकल 43 कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 कहता है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक ना, ये सरकार का जो दायित्व तो है, ठीक ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे भारत में, ठीक है ना। अभी आप देख रहे होंगे हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, हिंदू कोड बिल अलग है, मुसलमान के लिए शरिया अलग है ना, फिर आप मान के चलिए पारसीस के लिए अलग है। तो समाज में क्या होता है कि थोड़ा सा जो निर्णय लेने में दिक्कत होने लगती है। कभी कभी कुछ वैसे बायस्ड जो सिस्टम में लोग आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, या राजनीतिक सिस्टम में वैसे कोई बायस्ड लोग हो जाते हैं जो किसी स्पेसिफिक, चूंकि आप मान के चलिए वोट बैंक का पॉलिसीज है, तो कुछ इस तरह का डिसीजन लेते हैं जो किसी एक पक्ष को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, दूसरे पक्ष को हार्म पहुंचाने का काम किया जाता है, सीधा समझ। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सबके लिए एक ही कानून हो, एक ही सिस्टम हो, तो किसी को भी मिस एडवांटेज नहीं मिल सकता है। आप ये मानकर चलिए, ठीक ना, सबके लिए एक कानून रहेगा। इसमें किसी तरह का वोट बैंक का पॉलिसीज आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। सबके लिए एक कानून होना चाहिए। सरकार क्या करती है कि आप क्रिमिनल कोड के लिए अलग है, सिविल के लिए अलग है ना। तो ये इससे क्या होता है, अब सिविल में भी क्या है कि अलग अलग सबका है, ठीक, को अपने हिसाब से जिसको जो फायदा मतलब मान रहा है, ठीक है, जो उसको सुविधा लग रहा है उसके हिसाब से वो कानून को फॉलो कर रहा है, या फिर सरकार के ऊपर प्रेशर भी बनाता है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा तो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा निर्णय देने में भी, और हमारे किसी भी जो मतलब एक अपने को जो होता है ना कि हम एक्स्ट्रा जो हमारे पास जो ये चीज नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। इसी के ये राज्य का दायित्व है, कर्तव्य है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे, ठीक। लेकिन अभी तक जो हमारे देश में दुर्भाग्य से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो सका है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 45 के बारे में। तो आर्टिकल 45 कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लोग बोलते हैं समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। क्योंकि याद रखिए हमारे देश में सभी लोग हैं, उनको एक वोट देने का अधिकार है, सभी लोगों का, सभी को इक्वल राइट्स है, ठीक है। तो सभी को के लिए जो लॉ होना चाहिए वो इक्वल ही होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक उसके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर की बिना किए हुए, लेकिन जो रिलीजियस मैटर मतलब उसको अननेसेसरी रिलीजियस उसके सिस्टम को घोषित करके या किसी के रिलीजियस मैटर में जबरदस्ती इंटरफेयर करना ये गलत है। उसके जो मतलब सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम में आप इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि समाज एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, लोगों के बीच किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हो, ठीक। अब देखिए तो ये समान नागरिक संहिता हमारा आर्टिकल 44 कहता है। आर्टिकल 45 कहता है अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि कहा जाता है कि जो 6 वर्ष तक के जो बच्चे हों, ठीक ना, उसके लिए, ठीक ना, चाइल्डहुड केयर भी और उसके लिए एजुकेशन भी। किसके लिए? जो 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक ना, उनके लिए चाइल्डहुड केयर उन सरकार का दायित्व है। इसके अलावा एजुकेशन आप देख रहे होंगे जो हम लोग आंगनबाड़ी का सिस्टम देखते हैं, तो आंगनबाड़ी क्या है? आंगनबाड़ी वही छोटे छोटे बच्चों के लिए तो राज्य का दायित्व है, ठीक ना, कि वो इस तरह का ताकि बच्चे जो छोटे लेवल पर है उसको इस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक ना, कि वो बचपन से ही वो मतलब बेहतर एक मतलब सिस्टम से वो एजुकेशन हासिल कर सके। और आप देखते होंगे कि वहाँ भोजन भी खिलाया जाता है जिसको हम लोग MDM बोलते हैं। छोटे लेवल से ही ये काम चलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? MDM कहते हैं।
यानी कि मिड डे मील भी कहते हैं, ठीक ना, मिड डे मील। हालांकि ये जो होता है, ठीक ना, ये बड़े बच्चे मतलब हाई स्कूल के बच्चे तक को भी ये प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उसका जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको मेंटेन किया जाए। हमारा देश तभी महान होगा जब हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। स्वस्थ समाज का निर्माण तभी होगा जब हमारा हर एक व्यक्ति, हमारा जो जनरेशन है, हर एक जनरेशन है शुरू से ही वो क्या रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा, वो निरोग रहेगा, ठीक ना। तो उसके लिए क्या है, जो उसको जो न्यूट्रिशनल जो कम से कम उसको चाहिए, ठीक ना, न्यूट्रिशन वो उसको मिलता रहे, ठीक। तो इकोनॉमिकल कंडीशंस के आधार पर समाज में ऊपर नीचे लोग होते ही हैं, ठीक ना। सरकार का दायित्व तो है कि MDM के थ्रू स्कूल में ही उसको प्रोवाइड कर देना, ताकि कम से कम उसको उतना पूरा हो सके। लेकिन इसमें थोड़ा सा सरकार को भी ध्यान देना है, ताकि सरकार जो स्कीम निकाल रही है, नो डाउट सरकार का स्कीम बहुत सराहनीय है, लेकिन इस स्कीम को कितना जमीन पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक ना, इसके लिए भी सरकार को कोई बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भविष्य जो है उज्जवल भविष्य हो सके। मतलब हमारा भविष्य का मतलब हमारा जो समाज है, हमारे बच्चे हैं, भविष्य में वो बेहतर नागरिक बन सके, बेहतर इंसान बन सके, है ना। चलिए, ये आर्टिकल 45 कहता है। अब देखिए आर्टिकल 46 क्या कहता है, प्रमोशन करना, प्रमोट करना, क्या करना, एजुकेशन, एजुकेशन में प्रमोट करना, किसके लिए, ठीक ना, प्रमोट करना। और इकोनॉमिकल कंडीशन को, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल कंडीशन किसका, SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर वीकर सेक्शन एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक ना। अब देखिए, यानी कि एजुकेशन और इकोनॉमिकल कंडीशन को प्रमोट करना किसके बीच, जो शेड्यूल कास्ट के, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, ठीक ना, उनको क्या करना, जो क्या करना, उसको एजुकेशनल और इकोनॉमिकल कंडीशन को उसको प्रमोट करना, ये राज्य सरकार का काम होता है, ठीक। इसके अलावा अब देखिए आर्टिकल 47 क्या कहता है, आर्टिकल 47 कहता है प्रमोट करना, क्या प्रमोट करना, यह ड्यूटी है किसका, स्टेट का, ठीक, कि वो जो लोग है, ठीक ना, उसके न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाना, क्या करना, रेज मतलब बढ़ाना, क्या, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल लेवल, ठीक ना, यानी कि पोषाहार आप इसको कह सकते हैं, ठीक ना, उसको इस तरह का लोगों को बेहतर मिले, ताकि स्वस्थ हो, बीमारी नहीं पड़े, ठीक ना, उसको किसी भी तरह का ज़्यादा बर्डन, ज़्यादा सिस्टम नहीं हो, ठीक। और उसको क्या मिले, उसको क्या मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब एक जीवन जो है, ठीक ना, जीवन उसका एक स्टैंडर्ड जीवन हो, ठीक ना, ताकि वो कम से कम उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक ना, उसको वो आसानी से वो पूरा कर सकता है। याद रखिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही आप पूरा कर ले लीजिएगा, तब आप जो है एक नॉर्मल सिस्टमेटिक आप स्टैंडर्ड लाइफ जी सकते हैं। आप स्टैंडर्ड लाइफ जब आपका अपना एक सिस्टमेटिक, और सिस्टमेटिक लाइफ, स्टैंडर्ड का मतलब है सिस्टमेटिक होता है, यानी कि बहुत आपके पास गाड़ी हो, घोड़ा बंगला हो, वो नहीं, यहाँ सिस्टमेटिक लाइफ, ताकि आप अपनी जितनी ज़रूरतें हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, बेसिक ज़रूरतों को आसानी से आप पूरा कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा इम्प्रूव करना, क्या इम्प्रूव करना, पब्लिक हेल्थ, देखते हैं PHC होता है, ठीक ना, पब्लिक हेल्थ केयर होता है। इसके बाद देखिएगा सब डिवीजन में जो आपका हॉस्पिटल होता है वो आप देखते होंगे, है ना। इसी तरह से आजकल सरकार देखिए कि हर एक स्टेट में अब जो है कि एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, है ना,
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। इसके अलावा जो स्टेट लेवल पर भी है, जैसे यहाँ बिहार में PMCH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ठीक ना। इस तरह का जो सिस्टम है वो क्या करना है, ठीक ना, ये प्रमोट करना है ताकि उसका पब्लिक हेल्थ इंप्रूव किया। सब फ्री, ये क्या है, सब फ्री है, ठीक ना। आप कहीं भी इलाज कराने जाइएगा उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा आर्टिकल 48 का कहता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना किसका, एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर का और एनिमल हस्बेंड्री का, एनिमल हस्बेंड्री का। अब देखिए इसमें इस तरह का करना है ताकि पशुपालन, क्या है, पशुपालन और एग्रीकल्चर मतलब कृषि किस तरह का करना है ताकि लोगों का जो बेहतर उत्पादन हो। जिससे सरकार देखते होंगे सब्सिडी कंसेशनल रेट पर या सब्सिडी पर आपको यूरिया वगैरह, DAP वगैरह, ये सब फर्टिलाइजर वगैरह प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री जो है, ठीक ना, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना, बेहतर से बेहतर ब्रीड का, देखते हैं आजकल गाय का बेहतर से बेहतर नस्ल का जो दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ठीक ना, इस तरह का सिस्टम है। इसके अलावा स्लाउटर, ठीक ना, स्लाउटर को क्या करना, रोकना, प्रिवेंट करना, ठीक ना, किसका, काउस और काल्व्स का, ठीक ना। गाय को हालांकि अभी तो क्या बताएं खैर इसके बारे में, ठीक ना, मतलब सरकार का काम है कि गोवध, गाय के वध, जो गाय का जो इस तरह से गोकुशी किया जाता है, यानी उसको स्लाउटिंग किया जाता है, काटा जाता है, उस पर सरकार का दायित्व है कि उस पर कानून बनाए और देश से कोई भी, जिसको दुधारू पशु भी आप कह सकते हैं, दुधारू पशुओं पर के इस तरह का जो काम होता है, कुकृत्य होता है, उस पर सरकार को कंट्रोल लगाना चाहिए। लेकिन वोट बैंक का पॉलिसी है, सरकार का अपना सिस्टम है, सिर्फ कानून बन गया है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन तो खैर चलिए कोई बात नहीं है, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 49 के बारे में। अब देखिए तो आर्टिकल 49 क्या कहता है, सो देखिए 49 क्या कहता है, हमारा जो मॉन्यूमेंट्स है, ठीक ना, या जो पब्लिक इंपोर्टेंस का जो बिल्डिंग्स है, ठीक ना, पब्लिक बिल्डिंग्स है, ठीक ना, इसको क्या करना, इसको प्रोटेक्ट करना, क्या करना, इसको प्रोटेक्ट करना, ठीक। मॉन्यूमेंट्स और जो पब्लिक बिल्डिंग्स है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना, जो कि या तो पब्लिक बिल्डिंग हो या नेशनल इंपोर्टेंस का कोई भी तरह का बिल्डिंग हो। चलिए तो नेशनल इंपोर्टेंस के बिल्डिंग में मॉन्यूमेंट्स आ ही जाता है, ठीक ना। नेशनल इंपोर्टेंस का कोई बिल्डिंग है तो उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, यानी कि सुरक्षा देने का काम, ठीक ना। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है जो कि प्राचीन इमारत जो होता है ना, ठीक ना, आप उसको कह सकते हैं, ठीक। नेशनल इंपोर्टेंस का यानी राष्ट्रीय महत्व का कोई तरह का स्मारक है या फिर इस तरह का है, ठीक ना, उसको जैसे राजघाट हो गया, वीर घाट हो गया, विजय घाट हो गया है ना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, स्टेट का है। इसके अलावा आर्टिकल 50 क्या कहता है, आर्टिकल 50 कहता है कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना, क्या करना, सेपरेट करना, सेपरेट यानी कि अलग करना, किसको, जुडिशियरी को, ठीक ना, न्यायपालिका को, किससे, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब विधायिका से, है ना। इससे क्या करना है, उसको जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना है। इसके अलावा आर्टिकल 51 क्या कहता है, सो देखिए प्रमोट करना है, किसको प्रमोट करना, इंटरनेशनल पीस, ताकि कहाँ ही जाता है हमारा देश बुद्ध का देश है, याद रखिएगा गौतम बुद्ध का देश है, ठीक ना, जिनका कहना ही है कि शांति होनी चाहिए, ठीक ना। एक शांत जब आप दिमाग से शांत रहिएगा तभी आप बेहतर कुछ कर सकते हैं।
ठीक। और अहिंसा यानी कि किसी भी तरह का आप मतलब इस तरह का हमेशा हिंसा को आप क्या करने त्यागने का कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक। इसके अलावा इंटरनेशनल पीस को क्या करना, प्रमोट करना। इसके अलावा सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को क्या करना है, प्रमोट करने का काम करना है, ठीक। अब देखिए आर्टिकल 51A जो है वो आपको क्या करता है, वो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है, ठीक ना, ठीक। ये आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है। ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का टॉपिक्स यहाँ समाप्त होता है, ठीक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, या जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्किल में अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।